हेलो एवरीवन, हेलो। am I ऑडिबल? स्क्रीन क्लियर है? हम सब दे दो आपके साइड से कंफर्मेशन मुझे चाहिए। गुड इवनिंग प्राची, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हेलो एवलिप्सा, हेलो। गुड इवनिंग अलीजा, गुड इवनिंग। आज जो सब लोग ज्वाइन कर लो। आज पार्ट 3 करेंगे रे ऑप्टिक्स का। ओके। और हाँ, आप सभी का टेस्ट था ना? आई होप आप सबने टेस्ट दिया तो होगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था। एंड आई वांटेड टू स्पीक अबाउट दिस कि what was the reason why you people did not attend the test. आ जाओ सभी लोग, जल्दी से ज्वाइन कर लो। विल बिगिन विद टुडेज क्लास। उससे पहले ये बता दो कि टेस्ट कैसा था। जिन स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया वो बताओ कि टेस्ट कैसा था। अभिलिप्सा, आपने जो डाउट पूछा था उसे मैंने चेक किया था। अभिलिप्सा, मुझे एक बात बताओ कि जब आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था ना रिगार्डिंग द प्लेट्स एंड द डेंसिटी वाला क्वेश्चन, तो फिर ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जो एक्सप्लेनेशन देता है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या वो करेक्ट था या फिर एक्सप्लेनेशन में भी एरर था, ये बताओ मुझे। क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन सही था और फिर अगर ऑप्शन गलत है देन इट इज़ सम मिस्टेक फ्रॉम द ऐप, तो वो मुझे चेक करना पड़ेगा। आई हैव टू टेल। हाँ बिल्कुल, उसका आंसर 1 और 3 ही होगा। मैंने एक्सप्लेनेशन में क्लियरली बताया भी था कि आंसर 1 और 3 क्यों होगा। क्या एक्सप्लेनेशन सही था वहाँ पे या एक्सप्लेनेशन भी गलत था उसके अंदर? क्योंकि मुझे याद है कि मैंने एक्सप्लेनेशन तो सही दिया था उसका। Aliza, 150 on 180 in physics. Very good, Aliza. Proud of you. That's some solid improvement. Happy for you that you're doing well in physics. ऐसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहना, ओके। एक्सप्लेनेशन सही था, लेकिन वो ये कि आपने ऑर्डर 132 को एक्सप्लेन किया था। ओके अभिलिप्सा, ओके ओके, अच्छा वो मिस्टेक था। अच्छा ठीक है ठीक है। मैं आदित्य भाई को कह दूंगा कि उसे चेक कर लेंगे एक बार एंड देन दे रेक्टिफाई द एरर। तो फिर आज रात तक आई गेस वो सही हो जाना चाहिए, ओके। उसका आंसर रीजन 1 और 3 होगा एंड एक्सप्लेनेशन के अंदर उसे दिया भी था, ओके। एंड रिमेनिंग प्राची कह रही है नहीं भैया नहीं दिया, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। ओके प्राची, दैट्स टोटली फाइन। सबसे पहले आप अपने हेल्थ पर फोकस करिएगा, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए तो फिर आपका बहुत सारा टाइम चल जाएगा इन लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ एंड इन रिकवरी, जो आप पढ़ाई के लिए दे सकते थे। तो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी मस्ट बी योर हेल्थ। डोंट सैक्रिफाइस योर हेल्थ फॉर दिस, ओके। एंड बाकी स्टूडेंट्स बताओ आपका फिजिक्स कैसा था? हर्ष, गुड इवनिंग। हर्ष बताओ आपका फिजिक्स कैसा था? अलीजा, भैया डाउट फ्रॉम एग्जैक्टली कहाँ है अंडर दी ऐप? ऐप के अंदर जैसे आप ओपन करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा डाउट फोरम का। शिव बैच के अंडर आपको एक सेक्शन मिलेगा डाउट फोरम का। तो फिर उधर जाके आप अपने डाउट्स लिख सकते हो। यू कैन ऑल्सो अटैच द इमेज, या फिर आपको कोई वीडियो अटैच करना है वो भी आप कर सकते हो। बाकी स्टूडेंट्स बताओ तुम्हारा टेस्ट कैसा था? हर्ष, हाउ वाज योर टेस्ट? बाकी स्टूडेंट्स जल्दी ज्वाइन करो, विल बिगिन विद द क्लास। मैं एक बार बस टेलीग्राम पे एक और मैसेज भेज देता हूँ। भैया आज क्लास के बाद हूँ, ओके हर्ष। भूलना मत, लेकिन टेस्ट ज़रूर देना, ओके। प्लीज़ भूल मत जाना टेस्ट के बारे में, क्योंकि टेस्ट से ही मुझे पता चलेगा कि क्या आप लोगों ने एक्चुअली पढ़ाई किया है, और फिर आपको भी पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है क्या वो एक्चुअली यूज़फुल था या फिर कुछ गलती हो गई थी आपसे पढ़ने में, ओके। एक सेकेंड, हाँ जी। कल देने वाला था बट वेदर खराब था तो नेटवर्क। ओके हर्ष, नो इश्यूज नो इश्यूज। आज प्लीज़ दे देना बिफोर 12 o'clock, ठीक है, क्योंकि 12 बजे के बाद यू वोंट बी एबल टू गिव द टेस्ट, ओके। तो रे ऑप्टिक्स के 2 फ्री DPPs मैंने अपलोड कर दिए, तो फिर वहाँ पे जाके आप वो DPPs भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है उन DPPs में तो फिर आप पूछ सकते हो। अगर आप मेंटरशिप के स्टूडेंट हैं तो फिर आप डाउट फोरम में पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, ओके। अंडर माई डाउट्स पे सेंड कर सकते हैं डाउट। हाँ लीजा, यू कैन सेंड योर डाउट अंडर दैट। उसके साथ आप इमेज भी अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपका डाउट फॉर्म मुझे मिल जाएगा, आई मीन आपका डाउट मुझे मिल जाएगा, उसके बाद मैं उसका सोल्यूशन आपको भेज दूँगा।
with explanation and proper diagrammatic solution. So we'll begin with today's class. Introduction कर लेते हैं. Hello everyone. For the new students, hello everyone. I'm Hitesh Gupta, your physics educator internship batch, which is a free batch, and currently we are done with 2 months and 2 days. एंड हमारा गोल ये था कि हम लोग 3 months के अंडर नीट 2025 के सिलेबस को कंप्लीट करें. एंड वी आर मूविंग एट अ गुड पेस. आई फील कि अक्टूबर 20 या फिर मैक्सिमम 25 के अंदर हम लोग ख़त्म कर लेंगे सिलेबस. उसके बाद हम लोग बहुत सारे रिविजन करेंगे, क्योंकि जो आपका प्रिपरेशन होगा उसमें आधा कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी योर थ्योरी, स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग, एंड बाकी का 50% विल बी योर रिविजन. एक पर्टिकुलर चैप्टर को बायो में मैं जब पढ़ता था तो फिर मैं एक चैप्टर आई गेस बाय द टाइम जब मैं नीट देने गया था एनसीईआरटी, तो मैंने आई गेस 20 times गो थ्रू किया था मैंने. एंड एग्जाम सीजन के टाइम तो बहुत ज़्यादा ही मैंने ऑलमोस्ट रट लिया था बायो का एनसीईआरटी. तो दैट ऑल्सो हेल्प मी. इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ाई करो, उसके साथ साथ रिविजन भी करना, एंड गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू रिविजन ऑल्सो. हेलो रियाज, हेलो. अब आई गेस सभी ने ज्वाइन कर लिया, तो विल बिगिन विद टुडेज क्लास. तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स कंटिन्यू करेंगे. दिस इज गोना बी द पार्ट 3 ऑफ रे ऑप्टिक्स. लास्ट क्लास हम लोगों ने ओके. तो आज वी आर गोना डू इट फ्रॉम लैटरल शिफ्ट. डीपीपीज अपलोड हो गई है, तो फिर अगर आपको पता नहीं था कि डीपीपीज अपलोड हो गई है तो फिर जाके प्लीज सॉल्व कर लेना. ओके. एंड अगर उसमें कुछ भी डाउट मिले तो फिर डाउट फोरम ओपन है, वहाँ पे आप जाके डाउट पूछ सकते हो. ठीक है. तो विल बिगिन विथ लैटरल शिफ्ट, जो कि आज हमारा टॉपिक होगा. तो लैटरल शिफ्ट में होता क्या है मैं बताता हूँ. देखो, होता ये कि हमारे पास एक ग्लास स्लैब रहता है. यहाँ पे डायग्राम में ये जो ग्लास स्लैब यहाँ पे दिख रही है ना, ये ग्लास स्लैब है हमारे पास. ओके. ये हमारा ग्लास स्लैब है, और मैं एक साइड से इंसिडेंट रे ऐसे लेके आ रहा हूँ. इस ग्लास स्लैब के ऊपर मैंने लाइट रे को इंसिडेंट रखा है. ओके, दिस इज माय इंसिडेंट लाइट रे. एंड लेट्स अज्यूम कि इस ग्लास स्लैब का थिकनेस जो है दैट इज स्मॉल टी. ठीक है. तो स्मॉल टी इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब. ओके. तो फिर अब इस सरफेस पे अगर मैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई करूंगा तो फिर ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल, ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड यहाँ से बाहर की ओर हमारे पास है एयर which is a rarer medium, and अंदर की ओर we have glass which is an optically denser medium. हेलो शिव, हेलो. आ जाओ जल्दी, ज़्यादा लेट नहीं हो. अभी बस मैंने स्टार्ट ही किया था. ठीक है. तो मैं ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा था. तो लेट्स कंटिन्यू. तो फिर ये जो ग्लास लैब है इसका मटेरियल इज ग्लास, और बाहर है हमारे पास एयर. हमें पता है कि एयर इज एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ग्लास इज एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. तो फिर क्या होगा जब लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, क्या होता है, इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. यानी कि यहाँ से हमारा लाइट रे जब अंदर की ओर जाएगा देन आर रिफ्रैक्टेड रे विल शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल. यानी कि दिस विल बी माय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है. तो अब जैसे ही लाइट रे अंदर की ओर ट्रैवल करेगा इट विल स्ट्राइक ऑन द सेकंड सरफेस ऑफ द ग्लास सरफेस. तो अब यहाँ पे वापस मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा. अब ये अगर मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो फिर ये भी मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और दोनों सेम रहेंगे. क्यों सेम रहेंगे? दिस इज बिकॉज आपको ज्योमेट्री अप्लाई करना पड़ेगा विच इज इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. उस लॉ के हिसाब से ये एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल. तो यहाँ से अगेन जब हम लोग डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हैं तो फिर आर लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यानी कि जब हमारा लाइट रे बाहर आएगा तो उसका एंगल ऑफ इमर्जेंस ऐसे कहते हैं. ये जो रे फाइनल में बाहर आ रहा है ना, इसे हम लोग कहते हैं इमर्जेंट रे, और ये जो एंगल बन रहा है इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस. तो एंगल ऑफ इमर्जेंस विल बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ओवर हियर. ठीक है. तो फिर इसमें हमने देखा गया कि इनिशियली हमारा लाइट रे इस डायरेक्शन में आ रहा था. This was the direction of the light ray. लेकिन जैसे ही हमने एक ग्लास स्लैब इंसर्ट किया था बीच में इन बिटवीन द पाथ ऑफ द लाइट रे, तो फिर हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि लाइट रे हमारा शिफ्ट हो गया, लैटरली वो शिफ्ट हो गया है. ठीक है. अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डिविएशन, तो फिर आप क्या कहोगे बताओ. अगर मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डिविएशन इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम शोन और दिस पर्टिकुलर सिचुएशन शोन इन द इमेज ओवर हियर, आप सबको क्या लगता है कि क्या होगा एंगल ऑफ डिविएशन, क्या होगा? आप सबको क्या लगता है? हेलो जागृति, नो इश्यूज. हमने बस अभी स्टार्ट किया था, बस 3 मिनट पहले ही हमने स्टार्ट किया था. ठीक है. मैं बस ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा था, तो ऑन टाइम, सो डोंट मिस. ठीक है. बताओ सब लोग, आप सबको क्या लगता है कि एंगल ऑफ डिविएशन इस वाले डायग्राम में क्या होगा बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे? इन दोनों के बीच में मैं अगर पूछूंगा कि एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा तो क्या होगा बताओ.
किसी को पता नहीं चल रहा है क्या कि क्या होगा एंगल ऑफ डेविएशन? ध्यान से देखो, मेरा जो इंसिडेंट रे वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और मेरा जो इमर्जेंट रे वो भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों रेज जो है वो पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो फिर इस लॉजिक के हिसाब से कोई भी एंगल ऑफ डिविएशन यहाँ पे एज सच बनेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट टर्म हम लोग यूज करते हैं। वो टर्म क्या होता है, उसे हम लोग कहते हैं लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट यानी कि एक पर्टिकुलर रे शिफ्ट हो चुका है लैटरली। लैटरली यानी कि इन हॉरिजॉन्टल पाथ आप कह सकते हो, ठीक है। तो फिर इसके एकदम पैरेलल हमारा रे शिफ्ट हो गया। तो फिर जब मैंने इंसिडेंट रे यहाँ पे ऐसे डाला था, तो फिर मेरा इमर्जेंट रे यहाँ पे मुझे सेम मिल जाता है, लेकिन एक पॉइंट है कि वो लैटरली शिफ्ट हो जाता है। तो ये चीज़ हमें ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है व्हेन वी पुट अ ग्लास स्लैब इनटू द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग कहते हैं लैटरल शिफ्ट, ठीक है। So the perpendicular distance between the incident light ray and the emergent light ray is called as lateral displacement. Perpendicular distance क्या होगा, इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ पे जो x मैंने मार्क किया ना, दिस इज द perpendicular distance between the incident ray and the emergent ray। ये perpendicular distance होगा हमारा lateral displacement, जिसे मैंने x से डिनोट किया यहाँ पे, ओके। तो जो फॉर्मूला होता है लैटरल शिफ्ट का, उसका तो एक बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है, लेकिन डेरिवेशन हमारे कोई काम का रहेगा नहीं, हमें बस फॉर्मूला याद रखना है, फाइनल फॉर्मूला। डेरिवेशन हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा, लेकिन नीट में कोई भी आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा। स्पेसिफिकली इस टॉपिक के ऊपर तो डेरिवेशन कोई नहीं पूछता है, आपको बस क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो फिर लैटरल शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एक्स इज इक्वल टू टी आई इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। यहाँ पे टी क्या है, टी इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास, thickness of the glass, and I is the angle of incidence. 1 minus 1 by mu. Mu is the refractive index of the material. Okay. So this is the formula for lateral displacement when angle of incidence is large. जब हमारा angle of incidence काफ़ी छोटा रहता है ना, let's say it is under 10 degrees, तो फिर हम लोग डायरेक्टली एंगल ऑफ इंसिडेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इन दैट सिचुएशन जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है एक्स इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं दे दिया होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लार्ज या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट नेग्लिजिबल, तो आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सभी को समझ में आ गया? हम सब तो अगर समझ में आया है। आज सब इतने लो क्यों लग रहे हो? थक गए हो क्या सभी लोग? आई डोंट थिंक आज तो जो लोग कॉलेज भी जाते होंगे उनका तो छुट्टी होगा आज। सिर्फ क्रिस्टल क्लियर? बाकी स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू यू ऑल? बताओ। क्लियर है? सभी से मुझे एक सिग्नल चाहिए कि हाँ क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे। अलीजा, रियाज, हर्ष, अभिलिप्सा, जागृति, इज इट क्लियर? ओके जागृति, नॉट एन इशू, आप वापस देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड, वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो। एंडिंग में बस क्लास के स्टार्टिंग के 10 मिनट्स देख लेना, ओके। भावना क्लियर है? ओके। बाकी स्टूडेंट्स, प्राची, अलीजा, अभिलिप्सा, ओके क्लियर है। ओके हर्ष, ठीक है ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आई वांट एवरीवन टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन आल्सो विद मी, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब, ठीक है। एक ग्लास स्लैब है हमारे पास जिसके ऊपर हमारा लाइट रे इंसिडेंट है, ओके, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द पर्टिकुलर ग्लास स्लैब। इट इज़ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, यानी कि हमारा जो ग्लास स्लैब है उसमें हमारा इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आ रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, यानी कि दो फिनोमेना हो रहे हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है और उसके साथ साथ रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। The reflected and the refracted rays are mutually perpendicular, then find the angle of incidence। फिर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमारा जो इंसिडेंट रे है विच इज दिस रे, सफर करता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो फिर फाइनल में जो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे, तो फिर बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि दोनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्री। तो फिर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ये क्या होगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में।
तो इसे अटेम्प्ट कैसे करना मैं बताता हूँ। सबसे सबसे पहला चीज़ जो आपको करना चाहिए व्हेनेवर यू एनकाउंटर क्वेश्चन, अंडरलाइन द मेन कीवर्ड, जिसे मैंने अंडरलाइन कर लिया कि अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ग्लास स्लैब का, इट इज रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, एंड देन द मेजर पॉइंट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मेन कीवर्ड्स को मैंने अंडरलाइन कर लिया, मैंने डिकोड कर लिया क्वेश्चन में कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। तो सबसे पहले मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस रफ डायग्राम से ज़्यादा इस क्वेश्चन को समझ पाऊँ, एंड देन आई गो टू सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो इस डायग्राम में हमारे पास ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, हाय गुड इवनिंग, हाय डोरमी, नो इश्यूज डोरमी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक जो भी हमारा होगा उधर से यू कैन कंटिन्यू ऑन। अभी हम लोग बस एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जो कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, सो इवन यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ओके, तो देखो यहाँ पे दिस इज माय इंसिडेंट लाइट रे एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया। नाउ इट सफर्स रिफ्लेक्शन। अब अगर ये रिफ्लेक्शन सफर कर रहा है तो फिर हमें फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फिर मेरा जो रिफ्लेक्टेड रे होगा एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी सेम एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो अब रिफ्रैक्शन भी हो रहा है यहाँ पे। अब सिंस यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी हो रहा है यानी कि यहाँ पे एक और एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और क्वेश्चन में मुझे ये बताया जा रहा है कि मेरा रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो फिर यहाँ पे दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो फिर अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसे सॉल्व करो। इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा? द मेन पॉइंट वाई यू ऑल मस्ट फोकस इज, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूंगा तो फिर मुझे ये पता है कि ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर 180 डिग्री, यानी कि अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा और मैं सारे एंगल्स को एड अप कर दूंगा तो फिर इनका सम विल बी 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि I प्लस दिस होल एंगल विल गिव मी 180 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस 90 डिग्री प्लस R इज इक्वल टू 180। ठीक है, अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो फिर आप एक और अप्रोच ले सकते हैं, आप इस लाइन को कंसिडर कर लो। तो फिर यहाँ पर भी सारे एंगल्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो इनका रिजल्टेंट विल बी 180 डिग्री। तो फिर अगर मैं इसी को लेके सॉल्व करूंगा तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस 90 डिग्री, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया 90 डिग्री, प्लस माई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो फिर यहाँ से I प्लस आर विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने क्या किया, इस 90 डिग्री को मैंने राइट हैंड से लेके आया, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, जो कि हो जाता है 90 डिग्री। तो फिर मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है 90 माइनस आई, यानी कि 90 माइनस आई डिग्री इज माई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अप्लाई करूँगा स्नेल्स लॉ। फिर मुझे ये पता है कि जब मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इट्स एंगल इज इक्वल टू द अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू द अदर एंगल। इसका मतलब जो भी यहाँ पर है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो फिर यहाँ पे साइन आई इंटू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला मीडियम एयर है और ये वाला मीडियम मेरा ग्लास है। तो यहाँ पे दिस इज एयर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 इज इक्वल टू सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि म्यू है इंटू इट्स एंगल, जो कि यहाँ पे होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू साइन आर। ठीक है, तो फिर यहाँ से मुझे आर का वैल्यू पता ही है जिसे मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन इंटू 90 माइनस आई। साइन 90 माइनस आई इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कुछ नहीं होता है, इट इज सेम एज कॉस थीटा। तो फिर ये हो जाएगा साइन आई डिवाइडेड बाई कॉस आई, यानी कि tan आई, यानी कि म्यू इज इक्वल टू tan आई, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग करेंगे विच इज वेव ऑप्टिक्स, वहाँ पे ये एक पूरा टॉपिक है उस चैप्टर के अंदर जिसे हम लोग कहते हैं ब्रेविस्टर्स एंगल, हम लोग कहते हैं उस टॉपिक को, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में वैसे भी पढ़ ही लेंगे। ओके प्राची, ओके ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, समझ में आ गया? इज इट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर किसी को भी समझ में नहीं आया है तो फिर प्लीज बताओ, आई क्लियर योर डाउट्स राइट हियर। सभी को समझ में आ गया तो फिर थम्स अप दे दो, ठीक है, एंड देन विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर है? हाँ जा गई थी, इट विल बी tan आई, सिंस यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा था तो फिर हमें tan इनवर्स करना पड़ेगा, तो इट बिकम tan इनवर्स म्यू। ओके ठीक है, ओके तो आगे बढ़े, आगे सभी को समझ में आ गया होगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर किसी को भी कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर प्लीज बताओ। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर अ पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट the wavelength in air is 6000 angstroms and the wavelength in water is 4500 angstroms. The speed of light in water will be question mark. सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा आपको लॉजिक यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो अगर इस पर्टिकुलर आंसर को मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करूँगा तो फिर मुझे ये पता है कि जो वेवलेंथ इन एयर है, मुझे बस एक इक्वेशन पता है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये इक्वेशन मैंने 11th ग्रेड में भी बहुत पढ़ा था, तो फिर मुझे याद है ये इक्वेशन। मैं इसी इक्वेशन के बेसिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आई नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो फिर यहाँ से लैम्डा विच इज वेवलेंथ इन एयर इज इक्वल टू v डिवाइड बाई एफ। v क्या है? v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसे हम लोग cv लिख सकते हैं। तो 6000 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू c डिवाइड बाई एफ, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा इन वाटर इज इक्वल टू स्पीड इन वाटर डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स प्रोड्यूसिंग इट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। तो फिर यहाँ पे 4500 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय f। यहाँ पे c क्या है? c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम व्हिच इन दिस क्वेश्चन इज वाटर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दूंगा विद इक्वेशन 2, तो फिर मुझे मिलेगा 60/45 इज इक्वल टू c डिवाइड बाय v। तो फिर यहाँ से v इज इक्वल टू c इंटू 45 डिवाइडेड बाई 60। तो c का वैल्यू 3 इंटू 10⁻8, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸8 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 60। तो फाइनल में ये हो जाएगा मेरा आंसर। इस चीज़ को आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ये बेसिक मैथ हो जाएगा, आपका मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक हो जाएगा। अलिसा भैया मैं सर मीटिंग में हूँ, वो रिकॉर्ड देख लूँगी, एक साथ नहीं हो रहा, वापस मुझे स्टार्टिंग से देखना होगा। ओके अलिसा, नो इश्यूज, ठीक है, आप मीटिंग अटेंड कर लो, नो प्रॉब्लम। बाकी स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन द टॉपिक, ठीक है। एक ही बार में बैठो, लाइव लेक्चर में कंप्लीट करो, लाइव सेशन में कंप्लीट कर लो रे ऑप्टिक्स, ठीक है। इसके बाद जाके डीपीपी अटेंड कर लेना, ओके। आगे बढ़े, क्रिस्टल क्लियर? थम्स अप दे दो अगर समझ में आ गया, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इज इट क्लियर? अगर किसी को कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वापस, डरो मत, ओके। क्लियर है? आगे बढ़े, ओके ठीक है, ओके। तो अब हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। शिव पूछा भैया कौन सी मीटिंग चल रही है? शिव अभी ऐप पर जो मेंटरशिप के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मीटिंग चल रही थी आदित्य भैया की, फ्रॉम क्लासरूम 3 या फिर क्लासरूम 2, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। लेकिन हाँ, वो मेंटरशिप स्टूडेंट्स के लिए था, क्योंकि क्लासरूम 3 से थे शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ठीक है। तो विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग क्या करने वाले? नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है। क्यों इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है? सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है, ओके। तो देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास एक इंटरफेस रहता है और एक साइड मेरे पास रेयर मीडियम रहता है, एक साइड डेंसर मीडियम रहता है, ठीक है। नाउ टू ऑब्जर्व क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द नंबर 1 रिक्वायरमेंट इज की द लाइट रे मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यानी कि हमारा लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगा, कुछ ऐसे। यहाँ पे मेरा नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है, और ये होगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, हमें ये पता है फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, की जैसे ही मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाऊंगा तो फिर मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। ओके प्राची, नो इश्यूज, रिवाइंड करके देख लो, इट्स नॉट एन इशू, ठीक है। तो फिर अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता क्या है, मुझे ये पता है कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊंगा तो फिर मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो फिर धीरे धीरे जैसे ही मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाऊंगा ना, अब सेकेंड सिचुएशन में मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया, मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और थोड़ा बढ़ा दिया। तो फिर अब जब मैं अल्टीमेटली एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दूंगा एट सम पर्टिकुलर एंगल, जिसे मैं आई सी बोलूंगा, ठीक है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं आई सी बोलूंगा, तो फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट में होगा ये कि मेरा जो रिफ्रैक्टेड रे होगा ना, वो एकदम परपेंडिकुलर निकल जाएगा, इस डायरेक्शन में निकल जाएगा मेरा रिफ्रैक्टेड रे। एक और कलर से दिखा देता हूँ, ये है मेरा रिफ्रैक्टेड रे, जिसे मैंने ग्रीन से दिखाया है यहाँ पे। क्या समझ में आ रहा है? तो फिर यहाँ पे जो भी मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री इज द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या आप मानते हो या नहीं? क्या इससे ज्यादा मैं कभी जा सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन?
क्या इससे मैं ज़्यादा कभी जा सकता हूँ? मुझे फ्रैंकली बताओ। या फिर डू यू अग्री दैट 90 डिग्री इज द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज पॉसिबल? बताओ एवरीवन। नो, बिल्कुल सही। हाँ, 90 डिग्री विल बी माई ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने देखा क्या? हमने ये देखा कि जैसे ही मेरा लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है ना, तो फिर जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाऊंगा तो फिर एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मेरा रिफ्रैक्टेड रे एकदम परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो फिर जब मेरा रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर निकल जाएगा, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं कहूंगा क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल ऑफ द पर्टिकुलर मीडियम। अब ये क्रिटिकल एंगल डिफरेंट मीडियम्स पे डिपेंड करता है। ऑयल के लिए क्रिटिकल एंगल कुछ और होगा, ग्रीस के लिए कुछ और होगा, वाटर के लिए कुछ और होगा, वैसे ग्लास के लिए भी कुछ और होगा मेरा क्रिटिकल एंगल। तो फिर क्रिटिकल एंगल क्या है? इट इज दैट पर्टिकुलर एंगल, ध्यान से सुनना, ठीक है? क्रिटिकल एंगल इज दैट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम when the refracted ray passes through the interface, or I can say that critical angle is that particular angle of incidence for a particular medium in which the angle of refraction is 90 degree। ठीक है, समझ में आया? तो इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इतना क्लियर है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है उसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये बताओ अभी तक जो मैंने बताया उतना क्लियर है? ठीक है, ओके, क्लियर है। अब क्रिटिकल एंगल को नोटिस करने के लिए एक रिक्वायरमेंट क्या है? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट लाइट रे मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, एंड सेकंड रिक्वायरमेंट इज दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी 90 डिग्री। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स है टू कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थ्योरी में लिख भी दिया है कि व्हेन लाइट रे passes from the denser medium to the rarer medium at a particular angle of incidence, the angle of refraction becomes 90 degree. At this point, the angle of incidence is called as critical angle. अब इस क्रिटिकल एंगल को मैं निकालूंगा कैसे? तो फिर मैं अप्लाई करूंगा बेसिक स्नेल्स लॉ। मुझे ये पता है कि मेरा यहाँ पे इंटरफेस है, दिस इज माई डेंसर मीडियम, दिस इज माई रेयर मीडियम, और एक पर्टिकुलर एंगल पे मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, एंड दिस इज माई डेंसर मीडियम जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा IC हो जाएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। तो फिर अब मैं अप्लाई करूंगा बेसिक स्नेल्स लॉ, विच इज म्यू इंटू IC, म्यू इंटू साइन IC इज इक्वल टू यहाँ पे रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेट्स अज्यूम कि रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है, तो फिर म्यू विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो फिर म्यू डी इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन आर। म्यू डी क्या है? इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, म्यू आर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम। ओके, तो म्यू डी इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन 90। साइन 90 क्यों? बिकॉज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। यहाँ पे IC के बदले मैंने थीटा सी लिया है। ठीक है, IC एंड थीटा सी आर दी सेम, कंफ्यूज मत होना, IC एंड थीटा सी सेम है। ओके, तो यहाँ से म्यू डी इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो फिर उसे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो यहाँ से साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर डिवाइड बाई म्यू डी। तो यहाँ से अगर मुझे क्रिटिकल एंगल निकालना है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ म्यू आर बाई म्यू डी। अगर मेरा रेयर मीडियम एयर है तो फिर ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू। तो दिस इज द फेमस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द क्रिटिकल एंगल। समझ में आया सभी को? किसी को भी समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज टेल मी, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है? क्लियर है ना? कोई डाउट कहीं पर भी? आगे बढ़े, विल मूव अहेड। ठीक है, ओके। तब हम लोग देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब देखो, मैंने ये कहा था कि क्रिटिकल एंगल पे जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी के बराबर होगा तो फिर मेरा रिफ्रैक्टेड रे ऐसे परपेंडिकुलर निकल जाएगा जहाँ पर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 90 डिग्री। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ क्या होगा अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को थीटा सी से ज़्यादा बढ़ाते गया? जैसे मैं स्टार्टिंग में बढ़ा रहा था, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज माय इंटरफेस। ठीक है, ये स्टाइलस मेरा इंटरफेस है और दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा हाथ। ठीक है, तो फिर स्टार्टिंग में एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं बढ़ाते गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर निकल गया, तो फिर मुझे पता चल गया कि दिस इज माय क्रिटिकल एंगल। तो अब अगर मैं क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा बढ़ाते जाऊंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तब क्या होगा?
अगर मैंने क्रिटिकल एंगल से इतना बढ़ा दिया तो क्या होगा? तो फिर इस सिचुएशन में हम लोग एक फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता क्या है? होता ये है कि जैसे ही मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया ग्रेटर देन दैट ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो दी तो माई रे विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम। तो फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मेरा रे जो है वो सेम मीडियम में ट्रैवल कर जाएगा, इट विल नॉट ट्रांसमिट इनटू द सेकंड मीडियम, वो डेंसर मीडियम में ही ट्रैवल कर लेगा। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। When the angle of incidence is greater than the critical angle, then the light ray is transmitted into the same medium. This phenomena is called as total internal reflection. So total internal reflection के दो conditions हैं. The first condition is that light ray must travel from denser medium to rarer medium. Okay? And second condition is that angle of incidence must be greater than that of the critical angle. So these are the two requirements which are needed for to observe total internal reflection. क्लियर है? किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बताओ, आई एक्सप्लेन इट अगेन। क्लियर है ना? आगे बढ़े, विल मूव अहेड। ठीक है, ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू गाइस। ओके, अब हम लोग देखेंगे फील्ड व्यू ऑफ फिश, जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। और अगर ये फॉर्मूला को आप रट ही लो तो इट्स बेटर, लेकिन मैं सिंपल मेथड बता दूंगा डेरिवेशन का भी, तो फिर आप इस फॉर्मूला को डिराइव भी कर पाओगे जस्ट इन केस आपको फॉर्मूला याद ना हो। ठीक है, तो अब होता क्या है अंडर फील्ड व्यू ऑफ फिश, जो मछली होता है ना, तो जब मछली अपने आंखों से देखती है बाहर पानी में, तो फिर उसे दुनिया गोल दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसका फील्ड व्यू गोल आता है। अब जब मैं खड़ा हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, ठीक है, मेरा फील्ड व्यू थोड़ा एक्सपैंड होता है, जब जहाँ मैं ऊपर का भी देख सकता हूँ, नीचे का भी, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में भी। तो मेरा फील्ड ऑफ व्यू कुछ इस तरीके से है, दिस इज माई फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, मैं पीछे का नहीं देख सकता। लेकिन जब एक फिश हम लोग कंसिडर करते हैं ना, तो फिर उसका फील्ड ऑफ व्यू राउंड रहता है। क्यों राउंड रहता है? क्योंकि फिश हमारा पानी के अंदर रहता है, और जैसे फिश पानी से बाहर की ओर देखने की कोशिश करता है, तो फिर वहाँ पे लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, तो फिर वहाँ पे उसकी वजह से जब रिफ्रैक्शन होता है तो फिर उसका फील्ड ऑफ व्यू गोल हो जाता है, इट्स इन अ सर्कुलर शेप। तो फिर जब फिश अपने आंखों से देखता है तो फिर उसे दुनिया गोल दिखती है। ठीक है, लाइक एग्जैक्ट सर्कल में दिखता है उसे। तो फिर ये जो फील्ड व्यू ऑफ फिश है ना, इसका रेडियस क्या होता है और इसका एरिया क्या होता है, ये सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। तो दिस इज माई इंटरफेस। ठीक है, ये मेरा इंटरफेस है, यहाँ पे एयर है एंड दिस इज वाटर। ठीक है, और यहाँ पे मेरा मछली है, ऐसे। ये मेरा मछली यहाँ पे, जिसका आंख यहाँ पर है। ठीक है, तो ये मेरी मछली की आंख है। ओके, काफी बड़ी आंख है मछली की। ठीक है, तो अब इस मछली का जो फील्ड ऑफ व्यू होगा ये सर्कुलर होगा। तो फिर इसके वजह से जब ये कोशिश करेगा पानी के बाहर देखने का, तो फिर इसे ऐसा एक सर्कुलर दिखेगा। ये सर्कुलर यहाँ पे है ना, इसका फील्ड ऑफ व्यू ऐसा रहेगा। तो फिर इस सर्कुलर रीजन के अंदर जो भी आएगा वो इस पर्टिकुलर फिश को दिख जाएगा, और इस सर्कल के बाहर जो भी होगा वो चीज इस फिश को नहीं दिखेगी। ठीक है, हाँ, क्या की बटन ठीक है, आंख ही है शिव, आंख ही है। तो फिर अब नीट में क्या पूछा जाता है आपसे? नीट में आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो फील्ड व्यू ऑफ फिश है इसका रेडियस कैलकुलेट करो, इसका एरिया कैलकुलेट करो, इसका सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करो। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट में। ठीक है, तो फिर अब देखते हैं कि हो क्या रहा है। अब रे डायग्राम पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि माय फिश इज एट डेप्थ ऑफ h। ठीक है, तो ये कितने हाइट पर है मेरी फिश। ठीक है, तो यहाँ से लाइट रे ऐसे आएगी, यहाँ पे मेरा नॉर्मल बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरा एक और इंसिडेंट लाइट रे आएगा, ये मेरा नॉर्मल बन जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया मेरा इंसिडेंट रे एंड दिस इज माय सेकंड इंसिडेंट रे। क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो अब आगे क्या होगा? तो फिर प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि एट क्रिटिकल एंगल द रिफ्रैक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ 90 डिग्री। तो सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है,
यहाँ पर भी ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाता है। तो जैसे ही मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे थीटा सी हो जाएगा विच इज नथिंग बट क्रिटिकल एंगल आई सी, तो यहाँ पर भी ये थीटा सी हो जाएगा विच इज नथिंग बट आई सी क्रिटिकल एंगल। तो फिर इसकी वजह से जो मेरा रिफ्रैक्टेड रे होगा वो परपेंडिकुलर निकल जाएगा, यानी कि वो यहाँ से ऐसे निकल जाएगा बाहर। दिस इज माई रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा सी विच इज माई क्रिटिकल एंगल। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से अब यहाँ पे एक प्रॉपर सर्कल बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरा फील्ड व्यू ऑफ द फिश। ओके, और ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 90 डिग्री। और अब मुझे बस कैलकुलेट करना है कि इसका रेडियस क्या होगा। अगर मैंने रेडियस कैलकुलेट कर लिया तो फिर उसके बाद मैं एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसके बाद मैं सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ, कुछ भी पूछ लो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये एंगल थीटा सी है तो ये एंगल भी थीटा सी हो जाएगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये एंगल थीटा सी है तो ये एंगल भी थीटा सी हो जाएगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो डायग्राम क्लियर है, डायग्राम क्लियर है तो आगे बढ़े। विल मूव अहेड। क्लियर, थम्स अप दो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग डेरिवेशन की ओर देखेंगे कि कैसे सिंपल मेथड में डेराइव करना है। ऑनलाइन जाओगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन मिलेगा, लेकिन मैं सिंपलेस्ट मेथड में बताऊंगा डेरिवेशन कैसे करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से यहाँ पे मुझे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये मेरा एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, जहाँ पे दिस इज रेडियस एंड दिस इज थीटा सी, दिस एंगल इज थीटा सी एंड दिस पर्टिकुलर हाइट इज एच। तो ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा आर एंड दिस विल बी थीटा सी। तो यहाँ से tan थीटा सी क्या होगा, इट विल बी ऑपोजिट बाय बेस, ऑपोजिट है आर और मेरा बेस है एच, तो tan थीटा सी इज इक्वल टू आर बाई एच। ठीक है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल, जहाँ पे साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, जहाँ पे थीटा सी इज द क्रिटिकल एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ से साइन थीटा सी इक्वल टू 1 बाई म्यू। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक सिंपल ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करूंगा जिसका एंगल विल बी थीटा सी, और यहाँ से साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज ओ बाई एच, ऑपोजिट हो जाएगा 1, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा म्यू। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूंगा तो फिर मेरा बेस हो जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। इतना क्लियर है, मेरा बेस हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1। आगे बढ़े, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता है कि tan थीटा सी इज इक्वल टू आर बाई एच, तो फिर इस सेम डायग्राम को अगर मैं यूज करूंगा यहाँ पर भी एंगल थीटा सी, तो tan थीटा क्या होगा, ऑपोजिट बाय बेस, तो मेरा ऑपोजिट इज 1 एंड माय बेस इज अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो tan थीटा सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से पता है कि r इज नथिंग बट tan थीटा सी इंटू एच, तो फिर यहाँ से मैं सेम चीज मॉडिफाई करूंगा, यहाँ पे tan थीटा सी इज इक्वल टू आर बाई एच। ठीक है, तो फिर यहाँ से r इज इक्वल टू एच इंटू टैन थीटा सी, और tan थीटा सी का वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, जैसे मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, और मुझे मिल जाएगा रेडियस इज इक्वल टू एच इंटू अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो रेडियस अब मुझे मिल गया। डेरिवेशन समझ में आया, सिंपलेस्ट मेथड में मैंने डेरिवेशन एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप ऑनलाइन जाके सेम डेरिवेशन को देखोगे, फील्ड व्यू ऑफ अ फिश, आपको एक कंप्लीट पेज जितना लंबा डेरिवेशन आपको मिलेगा, कम से कम 10 स्टेप्स का, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है वो, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब यूज़ करते हैं वो लोग। मैंने सिंपलेस्ट मेथड में एक्सप्लेन किया डेरिवेशन। क्लियर है। तो अब अगर मुझसे कोई पूछ लेगा कि व्हाट इज द एरिया फॉर द फील्ड व्यू ऑफ अ फिश, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो सर्कल रहता है, तो पाई आर स्क्वायर, तो फिर पाई इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया विच इज एच डिवाइड बाई म्यू माइनस 1, तो इसे होल स्क्वायर करना पड़ेगा जो कि हो जाएगा एच स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो दिस विल बिकम द एरिया। क्लियर है, समझ में आ गया डेरिवेशन, समझ में आ गया, आगे बढ़े। Shall we move ahead? थम्स अप दो, एक क्रिस्टल क्लियर लिख दो, सो दैट इवन आई नो कि आपको समझ में आ गया है। ओके, ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि अ लाइट बीम इज ट्रैवलिंग
अब सबसे पहला चीज़, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के प्लीज़ डोंट हेजिटेट या फिर प्लीज़ पैनिक मत करना, क्योंकि हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो क्वेश्चन ज़्यादा लंबा रहता है ना वो क्वेश्चन ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, तो फिर उसके थ्रू आप आंसर तक ईजिली पहुंच सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अ लाइट बीम इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रीजन 1 टू रीजन 4 एज शोन इन द फिगर। फिगर नीचे है, ठीक है। दी रिफ्रैक्टिव index in region 1 mu 1, in region 2 mu 0 by 2, in region 3 is mu 0 by 6, and in region 4 is mu 0 by 8. Okay, the angle of incidence is theta, for which the light beam just misses entering the region 4. So now we need to calculate what is the angle of incidence. तो फिर डायग्राम क्या है, डायग्राम यहाँ पे दिया गया, देखो डायग्राम दिख रही है। अच्छा, तो ये हमारा है रीजन 1, दिस इज अ रीजन 1, दिस इज रीजन 2, दिस इज रीजन 3 एंड दिस इज रीजन 4, ठीक है। का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू नॉट बाई 2, म्यू नॉट बाई 6 एंड म्यू नॉट बाई 8। तो फिर अब क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि लाइट रे रीजन 1 से रीजन 4 तक जाती है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो रीजन 4 पर इंसिडेंट होती है तो फिर इट जस्ट मिसेज एंटरिंग रीजन 4। इसका मतलब क्या है कि लाइट रे यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा, वापस रिफ्रैक्शन होगा, एंड जैसे ही वो मीडियम 4 में एंटर करने की कोशिश करेगा इट जस्ट मिसेज एंटरिंग मीडियम 4, यानी कि वो ऐसे परपेंडिकुलर निकल जाएगा, ऐसे परपेंडिकुलर निकल जाता है। तो फिर अब हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि यहाँ पे थीटा है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? बारिश हो रही है बाहर, ठीक है, अब सॉल्व करें। ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ड्रॉ करके मुझे ये पता चल जा रहा है कि इस पर्टिकुलर रीजन में जब हमारा लाइट रे 3 से 4 पे जा रहा है ना, तो फिर एक चीज़ हो रहा है, और वो क्या हो रहा है, दैट इज यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा 90 डिग्री हो जा रहा है। यानी कि मीडियम 3 में, लेट्स से दिस इज मीडियम 3 एंड दिस इज मीडियम 4, जब मेरा इंसिडेंट लाइट रे मीडियम 3 में ट्रैवल कर रहा है, जब वो स्ट्राइक करेगा इंटरफेस को, जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा दिस विल बी क्रिटिकल एंगल। क्यों मैं कह सकता हूँ कि क्रिटिकल एंगल होगा? क्योंकि मुझे ये पता है कि माई रे जस्ट मिसेज एंटरिंग मीडियम 4, यानी कि वो परपेंडिकुलर निकल जा रहा है ऐसे, यानी कि मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो रहा है, यानी कि मेरा इंसिडेंट एंगल विल बी क्रिटिकल एंगल इन मीडियम 3। तो इतना मैंने डिकोड कर लिया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा बिटवीन मीडियम 1 एंड मीडियम 4, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि स्नेल्स लॉ कैन बी अप्लाइड बिटवीन एनी टू मीडियम, चाहे वो मीडियम 1 हो या फिर मीडियम 8 हो या फिर मीडियम 1 हो एंड मीडियम 2 हो। तो फिर मैं मीडियम 1 एंड मीडियम 4 के बीच में स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा। तो म्यू नॉट इंटू साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 8 विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन 90, एंड साइन 90 का वैल्यू होता है 1, जिसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दिया है। तो यहाँ से म्यू नॉट इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 8 इंटू 1, तो फिर यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 8 हो जाएगा, एंड फाइनली थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 8। समझ में आ गया? अब बताओ क्या क्वेश्चन सिंपल था? सिंपल था क्वेश्चन, बस एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके सॉल्व करना था, उतना ही था क्वेश्चन में। अगर आप एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लोगे और आप अगर क्वेश्चन को विजुअलाइज कर लोगे, 90% क्वेश्चन आपका उधर ही सॉल्व हो जाता है। इजी था ना? इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब क्वेश्चन आपका लंबा चौड़ा रहता है ना, तो फिर उसका सोल्यूशन बहुत सिंपल रहता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें दिए जाते हैं। आगे बढ़े, ठीक है। ओके, तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, उसे भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? A light ray travels a distance x in t1 seconds in air and 10x distance in t2 seconds in a medium. The critical angle of the medium will be what? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक लाइट रे, ठीक है, जो एयर में x डिस्टेंस ट्रैवल करता है t1 सेकेंड में, और एक डिफरेंट मीडियम में 10x डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन t2 सेकेंड। तो क्वेश्चन ये है कि वो जो सेकेंड मीडियम है ना, उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, ये निकालो। अब अगर मुझे क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है तो फिर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो फिर वो मैं एक रफ डायग्राम बनाऊंगा, उससे मुझे समझ में आ जाएगा और मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो फिर यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मेरे पास एयर है, ठीक है, जिसमें एक लाइट रे ट्रैवल कर रहा है अ डिस्टेंस ऑफ x इन t1 सेकेंड्स, और सेम लाइट रे जब एक और सेकेंड मीडियम में जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो फिर इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10x इन टाइम t2, ठीक है।
तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। मुझे ये पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, तो फिर यहाँ से म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। अब सी क्या है? सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वी इज स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। क्लियर है यहाँ तक? थम्स अप दो अगर क्लियर है। तो फिर अब सी क्या होगा? सी विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एयर इज एक्स एंड टाइम टेकन इज टी वन, तो एक्स बाई टी वन हो जाएगा सी। अब वी क्या है? वी इज स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दैट पर्टिकुलर मीडियम विच इज 10x डिवाइडेड बाय टाइम विच इज t2, तो वो हो जाएगा 10x डिवाइडेड बाय t2। तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू t2 डिवाइड बाय 10 इंटू t1। ठीक है, यहाँ पे इसे क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। तो म्यू इज इक्वल टू t2 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय t1। ओके, इतना क्लियर है। अब मुझे ये पता है कि साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, यानी कि मुझे म्यू का इनवर्स लेना पड़ेगा, यानी कि साइन थीटा सी इज इक्वल टू 10 t1 डिवाइड बाई t2, यानी कि सी या फिर क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 10 t1 डिवाइड बाई t2। क्लियर है? समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ आ गया? डोरमी, जागती, शिव, मेघना, भावना, क्लियर है? चल वी मूव अहेड। किसी को कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो बता दो, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। क्लियर है? ओके, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन एट अ कर्व सरफेस। तो अब तक हमने देखा था रिफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट सरफेस। ठीक है, हो क्या रहा था? हमारे पास एक इंटरफेस था जहाँ पे दो मीडियम थे, एक हमारा रेयर मीडियम था, एक डेंसर मीडियम था। तो जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता था वो तो हमें इजीली पता है कि एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है, और अगर वो रेयर से डेंसर में जा रहा है तो फिर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर वो डेंसर से रेयर में जा रहा है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब अगर मुझे कर्व सरफेस पे देखना है रिफ्रैक्शन में क्या होगा, तो फिर वो मैं कैसे डिनोट करूँ या फिर विजुअलाइज करूँगा? देखो, अब अगर यहाँ पे मेरे पास एक कर्व सरफेस है, ठीक है, मान लो एक कर्व मिरर है, जैसे कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर, कुछ भी हो सकता है, एंड एक साइड द मीडियम इज एयर एंड यहाँ पे मीडियम इज ग्लास। लेट्स अज्यूम इट। ठीक है, तब यहाँ से मेरा इंसिडेंट लाइट रे ऐसा आएगा। मैंने कहा था कि फॉर अ कर्व सरफेस जो भी नॉर्मल होगा इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये मेरा नॉर्मल हो जाएगा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए जाएगा। ओके, ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, सिंस क्लासिक डेंसर मीडियम है तो फिर मेरा लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, तो ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, दिस पर्टिकुलर एंगल इज माई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर ऐसे होता है रिफ्रैक्शन, जहाँ पे दिस n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम, n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। तो इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला जो आपको याद रखना है फॉर रिफ्रैक्शन एट अ कर्व सरफेस इज n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by r। यहाँ पे v क्या है? v is the image distance, u क्या है? u is the object distance, r is the radius of curvature, n2 is the refractive index, n1 is also the refractive index। क्लियर है? अब मेजर चीज जहाँ पे क्वेश्चन अडॉप्ट करने में स्टूडेंट्स फंसते कि n2 किसे लेना है, n1 किसे लेना है। मान लो अभी अगर मैं इसी डायग्राम को वापस रिवर्स कर दूं, जहाँ पर मैं इसे n1 कह दूं और इसे n2 कह दूं, और लाइट रे कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, दिस इज माई इंसिडेंट लाइट रे, दिस माई रिफ्रैक्टेड लाइट रे। एक और क्वेश्चन में अगर मैं इसे भी रिवर्स कर दूं, जहाँ पर इंसिडेंट लाइट रे ऐसे जा रहा है बाहर की ओर, दिस इज माई इंसिडेंट लाइट रे, ये n2 है, ये n1 है, तो फिर इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे n1 लेना है किसे n2 लेना है। तो सिंपल मेथड में बताता हूँ कैसे याद रखना है। देखो, n1 वो मीडियम है जिस मीडियम से लाइट रे आ रहा है, ठीक है, और n2 वो मीडियम है जिस मीडियम में लाइट रे जा रहा है। समझ में आया? n1 is that particular medium from where the light ray is originating, n2 is that particular medium into which the light ray is entering। n2 वो मीडियम है जिसमें लाइट रे जा रहा है, n1 वो मीडियम है जिससे लाइट रे आ रहा है। समझ में आया? इज इट क्लियर? तो फिर अब अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दूं ऐसे, दिस इज माई इंसिडेंट लाइट रे, दिस इज माई रिफ्रैक्टेड लाइट, दिस इज n1, दिस इज n2, और अब अगर मैं पूछूंगा लेट्स से कि यहाँ पे वेट, दिस इज म्यू ए एंड दिस इज म्यू बी, तो ये बताओ कि n1 क्या होगा, n2 क्या होगा। और सेकंड क्वेश्चन में इसे मैं ऐसे रिवर्स कर दे रहा हूँ, यहाँ पे दिस इज म्यू बी एंड दिस इज म्यू ए,
तो दोनों क्वेश्चन में बताओ कि n1 क्या होगा, n2 क्या होगा, सोच के बताना, ठीक है। व्हाट इज n1 एंड व्हाट इज n2 इन दीज टू पर्टिकुलर सिचुएशन। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। सोच के बताओ, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इट इज नॉट समथिंग विच इज टू कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड, इट इज वेरी सिंपल। बस फॉर्मूला याद रखना है। और एक सिंपल चीज, n1 वो मीडियम है जिससे लाइट रे आ रहा है, n2 वो मीडियम है जिसमें लाइट रे जा रहा है। बताओ क्या होगा। Okay, Meghna is saying that n1 is mu a, and in the first case, okay. Bhavna, mu a is n1 and mu 2 is n2, ठीक है। Dormi, n1 is mu a, ठीक है। You all are exactly correct। जो मैंने कहा था उस ट्रिक के अकॉर्डिंग n1 वो मीडियम है जिससे लाइट रे आ रहा है। अब फर्स्ट केस में लाइट रे इस मीडियम से आ रही है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू ए, तो फिर मेरा n1 हो जाएगा म्यू ए। अब सेकंड मीडियम में, सेकंड केस में जब मैं देखूंगा तो फिर यहाँ से लाइट रे ऐसे आ रहा है, लेकिन इस सिचुएशन पर भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू ए, तो फिर यहां पर भी n1 विल बी म्यू ए इटसेल्फ। क्लियर है। आगे बढ़े। हाँ जागृति, भावना, डोरमी, मेघना, बिल्कुल सही, योर आंसर था करेक्ट। सभी को समझ में आ गया। तो आगे बढ़े। अब इस ट्रिक को प्लीज भूलना मत, ठीक है। जब भी आपको एक कर्व सरफेस मिलेगा और वहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by r। r is the radius of curvature of the curved surface, ठीक है। क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे पूछना था जिसे मैं एक्सप्लेन करना भूल गया था। अब ध्यान से सुनो कि क्वेश्चन क्या है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ प्लेन मिरर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ प्लेन मिरर। बताओ आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ प्लेन मिरर। आंसर करने से डरो मत, ठीक है। बी ओपनली कहो कि आपको क्या लगता है क्या होगा आंसर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ प्लेन मिरर, आर का वैल्यू क्या होगा बताओ। सोच के बताना। अगर आंसर गलत है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम सभी को सीखना ही है, ठीक है। ओके, जागृति ने आंसर दिया है। बाकी स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है क्या होगा आंसर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ प्लेन मिरर। ओके, मेघना ने भी आंसर दिया है। एवरीवन एल्स। भावना आपको क्या लगता है आंसर क्या होगा। शिव आपको क्या लगता है आंसर क्या होगा बताओ। मेघना एंड डोरमी ने जो आंसर दिया है दैट इज करेक्ट। जागृति इज ऑल्सो गिवन द करेक्ट आंसर। अब क्यों हम लोग कहते हैं कि एक प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। देखो, हमें ये पता है कि जब हम लोग एक कर्व सरफेस को लेते हैं तो फिर हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो कर्व सरफेस एक स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो एक स्फीयर का पार्ट है, तो फिर हम लोग उस स्फीयर के रेडियस को कह देते हैं कि दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दैट कर्व मिरर, ठीक है। लेकिन जब हम लोग प्लेन मिरर को लेते हैं वो तो एकदम प्लेन रहता है, उसमें कोई भी कर्व रहता नहीं है। लेकिन हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये प्लेन मिरर भी एक बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। वो स्फीयर काफी बड़ा है, कुछ ऐसा होगा, वो स्फीयर ही कुछ ऐसा होगा। एक सेकंड, एक और डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। वो स्फीयर कुछ ऐसा होगा, हल्का सा कर्व होगा, और हम लोग बस इतने रीजन को लेते हैं जिसकी वजह से ये रीजन एकदम फ्लैट दिखाई देता है हमें, ठीक है। तो हम लोग ऐसे अज्यूम करते हैं, और इस ये जो स्फीयर हम लोग लेते हैं ना, जैसे हम लोग रेफर करते हैं फॉर प्लेन मिरर, हम लोग अज्यूम करते हैं कि इस स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। इस स्फीयर का रेडियस जो है वो इनफाइनाइट होता है, इसलिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट। समझ में आया। ये पॉइंट मुझे स्ट्राइक किया था जिसे मैं एक्सप्लेन करना भूल गया था, तो फिर मैंने सोचा अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लियर है। आगे बढ़े। तो ये चीज हमेशा याद रखना, फॉर प्लेन मिरर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू लेंस, ठीक है। ओके,
आगे बढ़े, एवरीथिंग इज क्लियर। अगर किसी को कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो फिर पूछ लो, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन इट यू राइट नाउ, ओके। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि लेंस के अंदर क्या होता है, ओके। तो लेंस क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर डिवाइस होता है। लेंस जो कॉमनली यूज करते हैं हम लोग, उसे आपने देखा होगा एक मैग्निफिकेशन ग्लास में। जब आप बच्चे थे तो फिर आई एम श्योर कि आपके हाथ में एक मैग्निफिकेशन ग्लास आया होगा, या फिर आप देख सकते हैं कि अगर आप स्पेक्टिकल्स पहनते हो तो फिर वहां पर भी आपको एक कर्व लेंस मिलता है, ठीक है। स्पेक्टिकल्स में भी आपको ये दिखता है। अगर आप चश्मा पहनते हो तो उसमें भी आपको एक कर्व सरफेस मिलता है। तो फिर अगर आपका जो लेंस है वो ग्लास से बना हुआ है और प्लास्टिक से नहीं बना हुआ है, तो फिर वहां पे जो कर्व मिरर टाइपिश रहता है ना, कर्व ग्लास पीस, उसे हम लोग कहते हैं लेंस। तो फिर अगर आपको सिंपली मैं बताऊं कि लेंस का डेफिनेशन क्या है, तो फिर देखो, लेंस इज अ डिवाइस विच रिफ्रैक्ट्स द लाइट। लेकिन लेंस का जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है वो काफ़ी सिंपल है। लेंस का एक्चुअल डेफिनेशन इज कि इट इज़ अ सर्फेस, इट इज़ अ पीस ऑफ ग्लास जहाँ पर either of the one surface must be curved। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक पीस ऑफ ग्लास को ले लूँ और उसका कोई भी एक सर्फेस कर्व्ड है, यानी कि अगर मैं एक सर्फेस को ऐसे कर्व कर दूँ और एक और सर्फेस मेरा प्लेन है, तो भी एक लेंस है। अगर मैं दोनों सर्फेस को कर्व कर दूंगा तो भी एक लेंस है। अगर एक सर्फेस कर्व्ड है और एक सर्फेस स्ट्रेट है तो वो भी एक लेंस हो जाता है। तो लेंस इज नथिंग बट इट इज अ पीस in which one particular face has to be curved and the other may be curved or may not be curved, okay। क्लियर है? तो ये था सिंपल डेफिनेशन ऑफ लेंस। अब लेंस के अंदर भी कैटेगरी होते हैं, जैसे हमने मिरर्स के अंदर पढ़ा था, इन कर्व मिरर्स एक था कॉन्वेक्स, एक था कॉनकेव, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक रिकॉल पॉइंट में पूछ सकता हूँ कि कर्व्ड मिरर कौन सा था, सॉरी कर्व्ड मिरर नहीं, विच मिरर वाज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा था, वाज इट कॉनकेव मिरर या फिर वो एक कॉन्वेक्स मिरर था, ये बताओ। जो कन्वर्जिंग मिरर था जिसे हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, वाज इट अ कॉनकेव मिरर और वाज इट अ कॉन्वेक्स मिरर, बताओ। क्या लगता है क्या था? सिंपल क्वेश्चन है, इसे प्लीज गलत मत करना। कन्वर्जिंग मिरर, वाज इट अ कॉनकेव मिरर और वाज इट अ कॉन्वेक्स मिरर? ओके, शिव ने आंसर दिया है। बाकी स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है? मेघना, डोरमी, जागृति, बताओ आप सबको क्या लगता है? आसान क्वेश्चन है, ठीक है, टेंस मत होना। तो फिर देखो, जो जो हमने पढ़े थे विच वाज टू कर्व मिरर्स, एक था कॉनकेव मिरर, एक था कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर का ये था हमारा सिल्वर सरफेस एंड दिस वाज सिल्वर सरफेस फॉर अ कॉनकेव मिरर। हाँ मेघना, करेक्ट। हाँ डोरमी, इट इज करेक्ट, इट इज कॉनकेव मिरर। डोरमी, आपके आंसर्स हमेशा सही रहते हैं लेकिन यू आर डाउटफुल अबाउट देम। प्लीज डोंट बी डाउटफुल अबाउट योर आंसर्स। योर आंसर्स आर करेक्ट बट प्लीज बी कॉन्फिडेंट इन देम, ओके। हाँ जागृति, करेक्ट। हाँ प्राची, बिल्कुल सही, इट इज अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हमारा एक कन्वर्जिंग मिरर था, जो कि कुछ ऐसा था, अगर लाइट रे ऐसा रहे तो फिर वो कन्वर्ज कर जाता था एक पर्टिकुलर पॉइंट में। और हमारा कॉन्वेक्स मिरर वाज अ डाइवर्जिंग मिरर, यानी कि वो उसे डाइवर्ज कर देता था। अब यहाँ पे लेंस के अंदर उल्टा हो जाता है। अब क्यों उल्टा होता है, देखो। अब लेंस के अंदर हमारे पास एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इट इज अ लेंस जहाँ पे जो मिडिल पोर्शन होगा ना लेंस का, दैट विल बी स्वोलन, या फिर कह सकते हैं कि बल्ज पोर्शन रहेगा। और कॉनकेव लेंस के अंदर जो बीच का पोर्शन होगा या फिर जो मिडिल पोर्शन होगा लेंस का, इट विल बी फ्लैट। मतलब क्या है, डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूँ, देखो। ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स लेंस, जहाँ पे बीच का पोर्शन, जो कि ये वाला पोर्शन है, ज्यादा फूला हुआ है, ठीक है। इट इज मोर स्वोलन और इट इज मोर ब्रॉड, यू कैन से। और जो एंड के पोर्शन है, जो कि ये पोर्शन और ये पोर्शन, थोड़े से पतले हैं कंपेयर टू द सेंटर रीजन। अब कॉनकेव लेंस में क्या होता है, कॉनकेव लेंस में मेरा बीच वाला पोर्शन थोड़ा पतला होता है और जो एंड के पोर्शन रहता है, ये वाला और ये वाला, ज्यादा फैला हुआ रहेगा या फिर ज्यादा फूला हुआ रहेगा या फिर स्वोलन रहेगा या फिर ब्रॉड रहेगा। जैसे आपको समझना है वैसे समझना। समझ में आया? डिड यू गेट इट? तो दिस वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव लेंस एंड अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव में बीच वाला फूला हुआ रहता है, कॉनकेव में बीच वाला पतला रहता है, बीच वाला रीजन लेंस का। समझ में आया? ओके ठीक है। तो अब
हमने ये देखा था कि जब हम लोग कर्व मिरर्स को लेते थे तो फिर हम लोग अज्यूम करते थे कि वो कर्व सरफेस एक स्फीयर का हिस्सा होता था। वैसे ही लेंस में अगर हमारे पास दो कर्व सरफेस है तो फिर हमारे पास ऑब्वियसली दो स्फीयर्स बनेंगे, जो कि बिल्कुल सही है। तो फिर मान लो मैं एक कॉन्वेक्स लेंस को ले रहा हूँ, ठीक है, और ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है जिसका सेंटर को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब जैसे मैंने कहा था कि मिरर्स में ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, इन केस ऑफ लेंस ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? वो एक लेंस का सेंटर होता है, ठीक है। तो फिर एक जो कर्व सरफेस होगा उसे मैं अज्यूम करूंगा कि वो एक स्फीयर का हिस्सा है, और फिर सेकंड कर्व सरफेस को मैं अज्यूम करूंगा कि वो एक और स्फीयर का हिस्सा है, ठीक है। यानी कि अगर दो स्फीयर बन रहे हैं मेरे पास तो फिर ये ऑब्वियस बात है कि मेरे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेंगे, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेंगे, दो फोकसेस बनेंगे, सही है। ये तो क्लियर है ना, क्योंकि अगर दो कर्व सरफेस है इसका मतलब दो स्फीयर के हिस्से हैं वो दोनों कर्व सरफेस। यानी कि ईच कर्व सरफेस हैज एन इंडिविजुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर, ईच कर्व सरफेस हैज एन इंडिविजुअल रेडियस ऑफ कर्वेचर, ईच कर्व सरफेस हैज एन इंडिविजुअल फोकस, ठीक है। ठीक है, तो अब वैसे ही जब हम लोग एक कॉनकेव लेंस को लेंगे जो कि कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे बीच का पोर्शन विल बी कंपैरेटिवली फ्लैट कंपेयर टू द एजेस, तो फिर इसका एक साइड भी मैं अज्यूम करूंगा कि ये एक स्फीयर का हिस्सा है और सेकंड साइड भी एक स्फीयर का हिस्सा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर भी मुझे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा C1 और यहाँ पे मुझे सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा C2, ओके। जो मेरा फर्स्ट फेस है यहाँ पे, दिस इज माय फर्स्ट फेस एंड दिस इज माय सेकंड फेस ऑफ द लेंस। तो फर्स्ट फेस को मैं कह रहा हूँ C1 एंड सेकंड फेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं कह रहा हूँ C2। वैसे ही यहाँ पे दिस विल बी C1, दिस विल बी C2, this will be R1, radius of curvature of the first face of the lens, which is the first face. This will be R2, which is the radius of curvature of the second face of the lens. क्लियर है इतना? समझ में आ गया? समझ दो फिर आगे बढ़ेंगे। इज इट क्लियर? जागृति, मेघना, डोरमी, प्राची, शिव, भावना, ओके ओके क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, अगर मेरा एक ऐसा लेंस है जिसमें R1 इज इक्वल टू R2, यानी कि इस डायग्राम में ये जो दोनों पार्ट्स हो रहे हैं ना, R1 एंड R2 दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, तो फिर मेरा जो लेंस है इसका कर्व सरफेस एंड दिस कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इक्वल। तो फिर जब मेरा R1 इज इक्वल टू R2 तो फिर हम लोग ऐसे लेंस को कहते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। वैसे जब R1 इज इक्वल टू R2 इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस तो फिर उसे हम लोग कहते हैं इक्वी कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये हो गया इक्वी कॉनकेव लेंस, ये हो गया इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ओके। अब एक और तरीके का लेंस हो सकता है जहां पे मेरा एक सरफेस कर्व्ड होगा, एक सरफेस प्लेन होगा, तो फिर वो कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज माय कर्व सरफेस, दिस इज माय प्लेन सरफेस। ये हो गया मेरा प्लेन सरफेस, ये हो गया मेरा कर्व सरफेस। ये मेरा फर्स्ट लेंस हो गया, ये मेरा सेकंड लेंस हो गया। अब दो इंडिविजुअल लेंसेज आ गए मेरे पास। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इज इक्वल टू R। अब यहाँ पे R2 जो है वो इनफाइनाइट है। अब मैंने क्यों प्रीवियस स्लाइड में कहा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर प्लेन सरफेस इज इनफाइनाइट, अब समझ में आया? यहाँ पे जो प्लेन फेस बनेगा मेरे पास, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इनफाइनाइट। वैसे यहाँ पे इस प्लेन फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इनफाइनाइट एंड दिस कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 विल बी R। अब ऐसे लेंस को जहां पर एक फेस मेरा कर्व्ड है और दूसरा फेस मेरा लेट्स से प्लेन है या फिर स्ट्रेट है, ऐसे लेंस को हम लोग कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब वैसे अगर मैं कॉनकेव लेंस में ले लूंगा तो फिर ये हो जाएगा मेरा प्लेनो कॉनकेव लेंस, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर है? कहीं पे कोई दिक्कत? अभी तक एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ? समझ में आ रहा है रे ऑप्टिक्स? एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ? कहीं पे कोई भी दिक्कत है? भावना, डोरमी, जागृति, शिव, मेघना, प्राची, एवरीथिंग इज क्लियर? सब समझ में आ रहा है रे ऑप्टिक्स में? ओके। मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना चैप्टर? आई नो कि चैप्टर वास्ट होगा लेकिन मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना? समझ में आ रहा है चैप्टर? आई नो कि चैप्टर वास्ट है, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन चैप्टर समझ में तो आ रहा है ना? ओके, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इजी लग रहा है ना जागृति? अच्छा है।
जब मेरे टीचर ने मुझे रे ऑप्टिक्स पढ़ाया था, इतना मुश्किल तरीके से उन्होंने पढ़ाया था ना, आई स्टिल रिमेंबर। उसके बाद मुझे एक हफ्ता लगा था टू गो एंड लर्न द चैप्टर अगेन, सेल्फ स्टडी करना पड़ा था मुझे। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि चैप्टर में आपको ईजिएस्ट मेथड में समझा दूँ, ताकि आपके पास कोई भी डाउट ना बचे इस चैप्टर में। और एंड यू डोंट एंड अप हेटिंग दिस चैप्टर। आई होप दिस बिकम सम ऑफ योर फेवरेट चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ईजी है लेकिन वास्ट है, तो दैट इज़ वन रीज़न। थोड़ा टाइम लगता है इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, लेकिन ईजी चैप्टर है। क्वेश्चन इसके इंटरेस्टिंग होते हैं, माइंड ट्विस्टिंग क्वेश्चन रहते हैं इसके, इस चैप्टर से जो भी आते हैं। ठीक है। इफ अ लाइट रे पासेस थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर इट पासेस अनडिविएटेड। जैसे हमने पढ़ा था लेंस के अंदर, जब हमारा लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी जब हमारा लाइट रे पोल से पास होता था तो फिर वो अनडिविएटेड पास आउट हो जाता था। वैसे ही हमारे पास जब एक लेंस रहता है और जब लाइट रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो फिर इट पासेस अनडिविएटेड। यानी कि अगर मैं लाइट रे ऐसा रहे तो फिर वो ऐसे निकल जाएगा अनडिविएटेड। ठीक है, क्लियर है? ओके। ओके, लेंस के बारे में और आप सबको बता देता हूँ। तो देखो, ये मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये मेरा एक कॉनकेव लेंस है। ओके, अब कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग। और हमारे कॉनकेव लेंस को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अब ऐसे क्यों कहते हैं हम लोग, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब लाइट रे, यहाँ पे मेरा ऑप्टिकल सेंटर है जिसे मैं ओ से लिख रहा हूँ, ठीक है। जब मेरा लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होता है ना इसके ऊपर, तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा ऑप्टिकल सेंटर, तो फिर ये मेरा नॉर्मल हो जाएगा। एंड दिस इज रेयर मीडियम, ये मेरा डेंसर मीडियम हो जाएगा, ये वापस रेयर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि ये एक डेंसर मीडियम में जा रहा है, यानी कि ये ऐसे कुछ बेंड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये डेंसर से रेयर में जाएगा तो दिस विल बिकम माई नॉर्मल, तो ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, यानी कि नॉर्मल से अब ये बेंड करेगा। तो फिर अल्टीमेटली मैंने क्या देखा कि अगर मैं एक और रे यहाँ से ले लूँगा तो वो कुछ ऐसे जाएगा, मेरा नेक्स्ट रे कुछ ऐसे जाएगा, एक और रे कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे और ऐसे। तो अल्टीमेटली क्या आपको इमेज में दिख रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस सारे इनकमिंग रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर उन्हें कन्वर्ज कर देता है। दिख रहा है? मान लो मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ जहाँ पे ये एक और लेंस है मेरा। ठीक है, जैसे मैं प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ से एक लाइट रे ऐसे आती है विच इज पैरेलल, एक और लाइट रे पैरेलल आती है। तो जैसे वो इस लेंस के थ्रू पास करेगा तो फिर इट विल बेंड टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट होगा? दिस विल बी फोकस ऑफ द लेंस। क्लियर है? अगर दिस इज माई इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन, तो फिर ये बताओ कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सोच के बताना, सिंपल क्वेश्चन है, बस बेसिक लॉजिक अप्लाई करो। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस विल बी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, बस इतना बता दो। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये बताओ। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, सोच के बताना इसका फोकस विल बी पॉजिटिव या नेगेटिव। बताओ क्या होगा? डोरेमी, जागृति, प्राची, शिव, मेघना, भावना, क्या होगा आंसर? फोकस फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इतना क्या सोचना है इस क्वेश्चन में? साइन कन्वेंशन आप सबने पढ़ा था ना, बस उसी को अप्लाई करो। स्ट्राइक नहीं कर रहा है? अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, इसका फोकस विल बी पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये मेरा इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन है, विच इज इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, और सारे डिस्टेंसेज आर मेजर्ड, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। मेरा ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे आ जाएगा विच इज ओ, तो फिर ओ से मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा टू गेट द फोकस, यानी कि ओ से मुझे राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर मैं जाऊँगा तो फिर मैं फोकस कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो फिर यहाँ से ये ऐसे कैलकुलेट करूँगा तो फिर यहाँ पे फोकस हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि एक लेंस के दो फोकस रहते हैं, एक फोकस नहीं रहता है। क्योंकि अगर मैं सेम डायग्राम में इंसिडेंट लाइट रे को यहाँ से लूंगा तब भी वो जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ पे जो फोकस बनेगा ये भी एक फोकस है। लेकिन जनरली हम लोग एक टर्म को लिखते हैं विच इज प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस क्या है मैं डायग्राम में समझाता हूँ, रुको।
एक सेकेंड दो, एक सेकेंड। हाँ जी, तो ये ऐसे मेरा बन गया। ओके, ये मेरा फर्स्ट फेस, ये मेरा सेकेंड फेस ऑफ द लेंस। तो हमें ये पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस इज पॉजिटिव। ओके, मेघना, द फोकस फॉर कॉन्वेक्स लेंस विल बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये मेरा इंसिडेंट लाइट रे तो फिर दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। ठीक है, और मेरा फोकस यहाँ पे बन रहा है एट दिस पॉइंट, एंड ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि मुझे यहाँ से इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा टू कैलकुलेट द फोकस। यानी कि मैं इंसिडेंट लाइट रे इस डायरेक्शन में और मैं जा भी रहा हूँ इसी डायरेक्शन में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए फोकस इज पॉजिटिव। ठीक है, ओके मेघना, तो वापस टॉपिक के ऊपर। तो ये मेरा फर्स्ट फेस होगा, ये मेरा सेकंड फेस होगा। ठीक है, तो फिर जब यहाँ से ऐसे लाइट रे आएगा तो फिर वो यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा। दीज आर पैरेलल लाइट रेज विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, दे स्ट्राइक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो ये हो जाता है मेरा फोकस। ठीक है, ये मेरा फोकस हो गया। तो अब जब मैं लाइट रे को उल्टी डायरेक्शन में लूंगा, जैसे ये राइट हैंड साइड से लाइट रे ऐसे आ रहे हैं, तो फिर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके स्ट्राइक करेंगे। तो यहाँ पे दिस बिकम्स माई सेकेंड फोकस F2, ये हो जाएगा मेरा F1। ठीक है, लेकिन हम लोग जनरली एक फोकस को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, जो कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर होता है, ये वाला फोकस। यहाँ पे फोकस बना ना, इससे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, फोकस तो दो रहता है, लेकिन एक फोकस को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, जो कि होता है पॉजिटिव। ओके, क्या मेरा F2 जो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ये भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि F2 के लिए जब मैं F2 को कंसिडर करूंगा ना, तो फिर मेरा लाइट रे ऐसे आ रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे। तो ये ऐसे स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ज करेगा, तो ये हो जाएगा मेरा सेकंड फोकस। तो यहाँ पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे, और ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे होगा। फोकस कैलकुलेट करने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा, यानी कि इन दिस डायरेक्शन। तो फिर यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में आई एम कैलकुलेटिंग अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे। तो फिर यहाँ पे मैं वापस कह सकता हूँ कि फोकस का वापस पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो फिर द फोकस फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। तो फिर ये बताओ, कॉनकेव लेंस के लिए फोकस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? मैं आपको रे डायग्राम दिखा देता हूँ कॉनकेव लेंस का। अब कॉनकेव लेंस को हम लोग जनरली कहते हैं कि वो एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस? देखो, यहाँ पे ये हो गया मेरा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो फिर मेरा लाइट रे जब ऐसे आता है पैरेलल, तो यहाँ से वो ऐसे निकल जाता है, ऐसे वो डाइवर्ज हो जाता है। ऐसे लगता है कि ये दोनों रेस कहीं से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो रेस है, अगर मैं इसे वापस ले लूंगा तो फिर वो यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। तो फिर अब बताओ, ये फोकस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ओके, शिव ने आंसर दे दिया। शिव, आंसर करेक्ट। स्काई ने भी आंसर दे दिया। हाँ स्काई, आंसर इज करेक्ट, इट विल बी नेगेटिव। बिल्कुल सही, इट विल बी नेगेटिव। हाँ डोरमी, नेगेटिव भी होगा। यह आंसर इज करेक्ट, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे। ये हो गया मेरा इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन, एंड ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे आर पॉजिटिव एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन आर नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे ये जो फोकस बन रहा है, मुझे ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ रहा है, यानी कि इंसिडेंट लाइट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। तो फिर यहाँ से जब मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा तो फिर यहाँ से कैलकुलेशन मेरा नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि फोकस फॉर अ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है इतना? मेघना, इस बार योर आंसर इज करेक्ट, इज नेगेटिव। जागृति करेक्ट, डोरमी करेक्ट, नेगेटिव ही है। साई करेक्ट, बहुत सही है। जब भी आपका आंसर करेक्ट है। तो क्लियर है इतना क्यों हम लोग कहते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है और कॉनकेव लेंस हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है? इतना क्लियर है? ओके ठीक है, तो आगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, लेकिन एक सेकेंड, कितना है लेंस मेकर्स फॉर्मूला? एंड देन वी हैव प्रिज्म, एंड दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। हाँ जी, तो ये चैप्टर, एक सेकेंड, आप लोगों को ये चैप्टर आज ही ख़त्म करना है या फिर आप चाहते कि मैं कल ख़त्म कर दूँ चैप्टर को? क्योंकि अगर आप चाहते कि आज ही हम लोग कंप्लीट करें चैप्टर को तो फिर इट माइट टेक एडिशनल 45 मिनट्स, या फिर आप चाहते हो कि हम लोग कल कंप्लीट करें? बताओ। बताओ, मेरे ख्याल से अगर मैं कल कंप्लीट करूँगा तो इट विल बी बेटर। और कल हमारा गूगल मीट भी है, इसमें लेने वाला था 30th को, लेकिन मैंने सोचा कि कल ही ले लेते हैं। मेघना सिंह आज, शिव कह रहा है कल।
जागृति सिंह कल कर दो, तो कल कंप्लीट करें ये। लेकिन हाँ कल गूगल मीट है, तो फिर ये बताओ कि गूगल मीट क्या टाइम पे चाहिए आप सभी को। ठीक है, मेजोरिटी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कल खत्म कर दो, तो फिर हम लोग कल कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे चैप्टर को, कोई रश नहीं है। ठीक है, कोई अर्जेंसी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। डीपीपी मिल जाएगा इस लेक्चर के बाद, तो फिर उसे भी अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, ओके प्राची, भावना, डोरमी, जागृति, शिव, कल कर देंगे। मेघना कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके बाकी जो क्लासमेट्स हैं वो चाहते कि कल कंप्लीट करूँ, तो फिर हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। ओके, एंड गूगल मीट कल होने वाली है। टाइम बताओ किस टाइम तुम लोग फ्री हो, उस टाइम मैं लूँगा। इसके अंदर हम लोग मेजरली बात करेंगे अबाउट बैकलॉग्स, कैसे बैकलॉग्स को ख़त्म करना है। ठीक है, 4 को चाहिए मेघना। मैं बताऊंगा कि बैकलॉग्स को कैसे ख़त्म करना है। एक सेकेंड यार, सॉरी गाइस। हाँ जी, तो हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग बैकलॉग्स कि कैसे उसे कंप्लीट करना है, और मैं एडिशनली पर्सनल सजेशन दूंगा, और मैं अच्छे से टाइम भी दूंगा आपको बैकलॉग्स ख़त्म करने के लिए। तो फिर कल क्या टाइम आप लोग फ्री रहेंगे ताकि मैं ले पाऊँ गूगल मीट। आफ्टरनून में, तो 4 ठीक रहेगा। आफ्टरनून में चाहिए, ओके ठीक है। सिर्फ कह रहा है कि रात में ले लीजिए, बाकी स्टूडेंट्स कह रहे कि आफ्टरनून। आई गेस हम लोग आफ्टरनून को ही ले लेते, क्योंकि सिर्फ कल हमारा एक और क्लास रहने वाला है रात में 7:30 के आसपास। तो फिर उस क्लास में हम लोग रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करेंगे, तो फिर इट बी फाइन इफ वी टेक इट एट आफ्टरनून। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आफ्टरनून बोल रहे, तो आफ्टरनून में ही ले लेते हैं। शिव हम लोग आफ्टरनून में ले लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद वाला जो गूगल मीट होगा वो हम लोग रात में कर लेंगे, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, ठीक है, तो आफ्टरनून में ले लेंगे। टाइम मैं आप सभी को टेलीग्राम पर बता दूंगा। टेलीग्राम पर एक मैसेज आ जाएगा मेरी तरफ से, जिसके कमेंट सेक्शन में को अपना नाम कमेंट करना है, क्योंकि मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को अलाउ करूंगा जिनके नाम कमेंट करोगे। ठीक है, अगर आपका नाम कमेंटेड है देन आई अलाउ यू, एंड इट विल बी फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आइडियली 10 to 15 स्टूडेंट्स ओनली। एंड आई वुड अप्रिशिएट इफ न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन इन, ताकि मैं उनको बता पाऊँ कि बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट करना है। और ये जो सेशन होगा ना, इसके बाद आई एम श्योर कि आपके बैकलॉग्स खत्म हो जाएंगे। फिजिक्स में तो मैं खत्म करवा दूंगा, ठीक है, और मैं एडिशनल टिप्स भी दूंगा कि बाकी सब्जेक्ट्स में अगर आपके बैकलॉग है तो उसे कैसे कंप्लीट करना है। ओके, तो ये तो क्लियर है ना। तो विद दैट वी फिनिश टुडेज लेक्चर। तो बिफोर यू लीव द लेक्चर, अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, एंड उसके साथ आपको डीपीपी मिल जाएगी, तो डीपीपी सॉल्व कर लेना। तो टोटली आपको 3 डीपीपीज मिलेंगे, तो फिर 3 डीपीपी सॉल्व करना, रे ऑप्टिक्स के ऊपर होंगे। ठीक है, एंड कमेंट कर देना कि कैसा लगा लेक्चर। उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कमेंट सेक्शन में #नोडर लिखो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख देना #नोडर। हाँ शिव, हम लोग फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। मैं ये भी बता दूंगा कल के गूगल मीट में कि बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट करने हैं, फिजिक्स के अंदर बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस फिजिक्स में एंड तक साथ में बने रहो। नीट के पहले तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिजिक्स में, मैं पर्सनली कह रहा हूँ। ठीक है, तो कमेंट कर देना #नोडर। मैंने देखा था लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स ने कमेंट नहीं किया था, कमेंट करो #नोडर। ठीक है, क्योंकि दिस इज आवर एम, नीट 2025 के पहले हमें फिजिक्स से डर निकालना है। ठीक है, एंड फॉर ऑल द न्यू स्टूडेंट्स हु हैव जॉइन टुडे, मैं बस उन्हें बता देता हूँ कि 2 अक्टूबर जो कि आज है, आज 12 बजे तक ही कूपन कोड्स वैलिड रहेंगे फॉर पर्सनल मेंटरशिप, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं एंड लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है हमारे पास। तो फिर मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अगर एनरोल करना भी चाहे इन पर्सनल मेंटरशिप तो आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले लिया जाए। तो फिर इसका ओरिजिनल प्राइस है 5,000, लेकिन आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो HITSH4, आपको मिलेगा अप टू 1,000 रुपीज़ ऑफ। ठीक है, जिनको नहीं पता पर्सनल मेंटरशिप के बारे में, वो एक ऐसा चीज़ है विच इज़ वेरी यूजफुल टू यू। अब कैसे, अब समझ लो कि आप एक स्टूडेंट हो और मेरे जैसा अगर कोई मेंटर या फिर एजुकेटर हमेशा आपके साथ रहे। ठीक है, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट योर मेंटर थ्रू वीडियो कॉल और टेक्स्ट या फिर नॉर्मल कॉल के थ्रू, और आप उनसे बात कर सकते हो।
क्योंकि ये जो मेंटर्स है ये खुद टॉपर्स है, तो फिर आप बेसिकली टॉपर से बात कर रहे हो और वो आपको गाइड करेंगे कि उन्होंने कैसे टॉप किया था नीट में। और ये सारे मेंटर्स दीज आर फ्रॉम टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स, टॉप मोस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसे एम्स हो गए, एएफएमसी हो गया, जिपमर हो गया, या फिर बाकी के इंस्टीट्यूट्स हो गए। आपको वन ऑन वन इंटरेक्शन मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक गूगल मीट रहता है जहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को डाला जाता है और उनसे बात करते हैं, नहीं, आपको इंडिविजुअली एक मेंटर दिया जाएगा जो आपके साथ रहेगा। तो आपको वन ऑन वन इंटरेक्शन मिलता है इसके साथ, ठीक है। और प्रीवियस साल जो हमने अपना लॉन्च किया था मेंटरशिप प्रोग्राम, तो फिर इनमें से 712 मार्क्स हमने प्रिडिक्ट किया था फॉर 720, ठीक है, जस्ट थ्रू द मॉक टेस्ट पेपर्स एंड थ्रू द गाइडेंस ऑफ द मेंटर्स। हमने 712 और 720 मार्क्स प्रिडिक्ट किए थे नीट के पहले, ठीक है। साथ ही साथ आपको मिलेंगे एनसीईआरटी के डीपीपीज, उसके साथ आपको मिलेंगे प्रीमियम एक्सक्लूसिव लेक्चर्स। प्रीमियम लेक्चर्स कुछ ऐसा चीज़ है जहाँ पर मैं रहता हूँ, मैं एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, ताकि आपको अगर कोई भी डाउट होगा उस टॉपिक के अंदर तो फिर आपको डाउट क्लैरिफाई हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको डाउट फोरम का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आप अपने डाउट्स लिख सकते हो एंड आई विल पर्सनली एड्रेस देम, और मैं क्लियर करता हूँ आपके डाउट्स को। उसके साथ आपको 30,000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे एंड टॉपर के हैंडमेड नोट्स मिलेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी गुड डील, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको कोई ऐसा चाहिए, एक पर्सनल मेंटर जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपको गाइड करेगा, तो दिस इज समथिंग विच यू कैन ऑप्ट फॉर। कूपन कोड यूज़ कर सकते हो HITSH4, आपको मिलेगा अप टू 1,000 रुपीज ऑफ। एंड विद दैट वी फिनिश टुडेज लेक्चर। एंड कमेंट कर देना #नोडर। एंड आई होप कि आप सबने टेस्ट में इंप्रूवमेंट किया होगा, क्योंकि आपका टेस्ट था। और जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया, आज 12 बजे के अंदर प्लीज़ गो एंड अटेम्प्ट द टेस्ट, ओके। एंड कल हमारा गूगल मीट होगा, तो फिर उसे ज्वाइन कर लेना, ये बता दूंगा कि बैकलॉग्स को कैसे कंप्लीट करना है, ओके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में गाइस। ऑल द बेस्ट टिल देन, कीप स्टडिंग, ओके। गुड नाइट शेफ, गुड नाइट।